बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 और जो मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसके जो आंसर है उसके रेशनल पे भी हम बात करेंगे कि किस तरह कौन सा ऑप्शन क्यों सही है। MCQs number 1. Your patient is experiencing congestive heart failure. What medication would you expect to administer to strengthen myocardial contractility? आपके पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में चला गया है, कौन सी मेडिसिन आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, किस चीज़ के लिए? हार्ट के मसल की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं डिजॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी फ्यूराज़ामाइड, ऑप्शन नंबर सी मेटोप्रोलोल एंड ऑप्शन नंबर डी विच इज़ नाइट्रोग्लिसरीन। तो हमें पता है कि नाइट्रोग्लिसरीन हम इसके अंदर नहीं देंगे क्योंकि वो वेज़ोडाइलेटर है, बीपी को ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा मेटोप्रोलोल हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने वाले, फ्यूराज़ामाइड ये हमें पता है कि ये डायबिटीज करवाती हैं, और इसके अलावा डिजॉक्सिन है ये हम देते हैं क्योंकि ये हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ डिजॉक्सिन। Now MCQs number 2. The first priority of care of the patient with a new fracture include assessing. अगर एक पेशेंट हमारे पास आए फ्रैक्चर के साथ, हम उसको असेस अगर करते हैं तो हमारे फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी केयर क्या होगी? रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट पल्स, इसको हम असेस करेंगे। इसके अलावा द फ्रैक्चर साइट फॉर ब्लीडिंग, इसको असेस करेंगे, या फॉर सर्कुलेशन एंड सेंसेशन डिस्टल टू द फ्रैक्चर साइट, या हम ये असेस करेंगे। इसके अलावा ऑल ऑफ द एबव, ये सारे नर्सिंग केयर हम प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे, ये सब हम प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें देखना होगा कि जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ द फ्रैक्चर और ब्लीडिंग। MCQs नंबर 3. लोकलाइज नॉर्मल डायलेशन ऑफ अ ब्लड वेसल और द वॉल ऑफ द हार्ट और कॉर्ड। अगर हार्ट के अंदर एबनॉर्मल डायलेशन हो जाए ब्लड वेसल्स की तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन की तरफ जाते हैं, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। नंबर बी वेनस थ्रोम्बोसिस हम उसको कहते हैं। नंबर सी एथेरोस्क्लेरोसिस हम उसको कहते हैं। और डी पे हमारे पास ऑप्शन है इन्यूरिज्म। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, बल्जिंग हो जाती है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। यानी करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ एन्यूरिज्म। नाउ नेक्स्ट MCQs नंबर 4. कुशिंग सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड। कुशिंग सिंड्रोम को हम दूसरा किस नाम से कुशिंग सिंड्रोम को जाना जाता है? मींस ऑप्शन हमारे पास है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, नंबर बी हाइपर कोर्टिसोलिज्म, नंबर सी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, और डी पे हमारे पास है ओनली सी, मींस के एड्रिनल इनसफिशिएंसी है सिर्फ। तो ऐसे जब हमारे पास MCQs आते हैं तो ओनली सी वाले ये हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि ओनली सी में भी समटाइम्स स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि ओनली सी ही आंसर हो सकता है। तो वो हमारे पास जब कुशिंग सिंड्रोम होता है तो उसके अंदर हम उसको क्या कहते हैं कि उसके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की मकदार बढ़ जाती है, तो उसको हम हाइपर कोर्टिसोलिज्म कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ हाइपर कोर्टिसोलिज्म। Let's move to the MCQs number 5. What is another name for a stroke? Stroke को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, यानी स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हार्ट अटैक, ऑप्शन नंबर बी ब्रेन अटैक, ऑप्शन नंबर सी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, के इसमें से कोई भी नहीं। तो जिस तरह हम हार्ट अटैक को यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम हार्ट अटैक कहते हैं, इस तरह हम स्ट्रोक को ब्रेन अटैक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ ब्रेन अटैक। नाउ MCQs नंबर 6. An ischemic stroke occur when a blood clot block a blood vessel to the brain. यानी ischemic stroke तब होता है जब ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट आ जाता है, और कौन से ब्लड वेसल के अंदर? जो वो ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई कर रही होती है। तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है ट्रू और ऑप्शन बी हमारे पास है फॉल्स। अब हमें इस सेंटेंस के बारे में एक को सेलेक्ट करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस्केमिक स्ट्रोक ऑकर व्हेन अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक अ ब्लड वेसल टू द ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है, क्योंकि इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं होती, आर्टरी की रप्चरिंग नहीं होती, सिर्फ क्लॉट आ जाते हैं और उस क्लॉट की वजह से
आर्टरी या ब्लड वेसल जो ब्रेन तक जा रही होती है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, लीड टू इस्कीमिया और देन इस्केमिक स्ट्रोक। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है ट्रू, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ ट्रू। MCQs नंबर 8, विच ऑफ दीज इज़ अ सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, यानी इसमें से कौन से ऐसे हैं जो स्ट्रोक के सिम्टम है। सडन कन्फ्यूजन, नंबर बी सडन वीकनेस इन आर्म और लेग, सी सडन सीवियर हेडेक विद नो कॉज, एंड ऑप्शन नंबर डी सडन ट्रबल सीइंग, एंड ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। तो ये अगर हम देखें तो ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका होगा ऑप्शन नंबर ई विच इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे स्ट्रोक के symptom. Now MCQs number 9, if a person has an ischemic stroke, how quickly should the person be treated to minimize long term problem? अगर एक पर्सन को इस्केमिक स्ट्रोक हो गया तो कितनी जल्दी, हाउ क्विकली शुड द पर्सन बी ट्रीटेड, कितनी जल्दी हमने उसको ट्रीटमेंट देनी है ताकि उसके जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है या जो उस इस्केमिक स्ट्रोक के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो मिनिमाइज हो जाए। तो टाइम ड्यूरेशन हमसे मांग रहे विद इन 30 मिनट्स हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विद इन 1 आवर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विद इन 2 आवर हमें केयर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विद इन 3 आवर। एज वी नो हमें पता है कि अगर ब्रेन की टिश्यू को 5 to 6 मिनट तक ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाती है तो उनकी डेथ या इरिवर्सिबल डिजेनरेशन उनके स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जो कम से कम टाइम हमें दिया गया है वो विद इन 30 मिनट से, तो हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा विद इन 30 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQs। Move to the next MCQs and MCQs number 10. The statement is which type of medicine is given to help prevent a stroke? कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हम पेशेंट को देते हैं जो उसको स्ट्रोक से बचाते हैं, प्रिवेंट कर रहा होता है। ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन टू प्रिवेंट क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग, हम ऐसी मेडिसिन लेंगे कि वो मेडिसिन ऐसी हो कि वो क्लॉट फॉर्मिंग को अवॉइड करे कि बॉडी के अंदर क्लॉट ना बने। नंबर बी ऑप्शन ब्लड थिनर मेडिसिन, हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो खून को पतला करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन देंगे जो क्लॉट बना हुआ है उसकी बस्टिंग हो जाए, उसकी ब्रेक डाउन हो जाए। ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास है ए एंड बी के हम दोनों देंगे, और ऑप्शन नंबर ई हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो एज वी नो के स्ट्रोक के वाले पेशेंट को हम ये सारे मेडिसिन देते हैं, यानी उसको हम वो मेडिसिन भी देते हैं विच प्रिवेंट क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग, इसके अलावा ब्लड थिनर भी हम उसको देते हैं और इसके अलावा क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन भी देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है अबाउट दिस MCQs इज ऑप्शन नंबर ई विच इज़ ऑल ऑफ द। Now MCQs number 11. A chronic hypertension patient is diagnosed as primary hyperaldosteronism. The nurse rightly perceived that the client hypertension is caused by excessive hormone secretion from. अब अगर एक पेशेंट इस स्टेटमेंट को समझे, अगर उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ी हुई। द नर्स राइटली परसीव दैट, नर्स ने परसीव किया द क्लाइंट हाइपरटेंशन के क्लाइंट की जो हाइपरटेंशन है ये किसकी वजह से काज हुई, कौन से हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से ये हाइपरटेंशन में पेशेंट चला गया। यानी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म लीड टू क्रोनिक हाइपरटेंशन अंडरलाइन ड्यू टू व्हाट हार्मोन, तो पैराथायराइड हार्मोन की वजह से। नंबर बी हमारे पास ऑप्शन है पेनक्रियास की वजह से। नंबर सी पे हमारे पास है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की वजह से, और नंबर डी पे हमारे पास है एड्रिनल मेडुला के हार्मोन की वजह से। तो हमें पता है कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी जो एल्डोस्टेरोन, इसके अलावा सेक्स एंड्रोजन और कोर्टिसोल, ये तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, और ज़्यादातर ये अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है पेशेंट को और उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हुआ है तो इट्स मीन कि उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा फॉर दिस MCQs इज ऑप्शन नंबर सी विच इज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स।
नाउ MCQ नंबर 12, बोन मिनरल डेंसिटी इज। अब बोन मिनरल डेंसिटी क्या चीज़ है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है हमारे पास एन अल्टरनेटिव टू द BMI, यानी ये अल्टरनेटिव टेस्ट है BMI से रिलेटेड, यानी या हम BMI करेंगे या हम बोन मिनरल डेंसिटी करेंगे। या ऑप्शन नंबर बी, मेथड ऑफ असेसिंग हाउ मच प्रेशर इज प्लेस ऑन द बोन, यानी ये वो मेथड है या ये वो चीज़ है जिसके अंदर हम असेस कर रहे होते हैं कि प्रेशर का कितना, बोन के ऊपर हम कितना प्रेशर डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अ टेस्ट दैट मेजर द डेंसिटी ऑफ मिनरल इन द बोन, या ये वो टेस्ट है जो बोन के अंदर मिनरल की डेंसिटी या उसकी मकदार को नापती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, अ टेस्ट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ मिनरल इन द लॉन्ग बोन, या ये वो टेस्ट है कि ये मेजर कर रहा होते हैं मिनरल्स के अमाउंट को सिर्फ लॉन्ग बोन के अंदर। तो हमें पता है कि बोन मिनरल डेंसिटी, द टेस्ट विच मेजर द डेंसिटी ऑफ मिनरल इन द बोन इन ऑल बोन, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड बोन मिनरल डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस MCQs के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ अ टेस्ट दैट मेजर द डेंसिटी ऑफ मिनरल in the bone. Now MCQs number 13, an osteoblast is। osteoblast क्या है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे हमारे पास है, अ सेल दैट काज बोन कैंसर, ये वो सेल है जो बोन के अंदर कैंसर काज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, अ सेल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन, या ये वो सेल है जो बोन्स को बनाते हैं, यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। नंबर सी पे हमारे पास है, अ सेल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ बोन, या ये वो सेल है जो सेल के अंदर, जो बोन के अंदर ब्रेक डाउन कर रहा होता है। या डी पे है, अ म्यूटेंट सेल, या ये म्यूटेंट सेल है। तो हमें पता है कि ओस्टियोब्लास्ट इज अ बोन फॉर्मिंग सेल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इस MCQs के लिए ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ अ सेल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन, क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है, ये बोन के अंदर मिनरल को डिपॉजिट कर रहे होते हैं। नाउ मूव टू द MCQ नंबर 14। MCQs नंबर 14 क्या है, हाइपर पैराथायराइडिज्म रेफर टू। हाइपर पैराथायराइडिज्म किसको रेफर करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे हमारे पास है, इन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इन द ब्लड, जब पैराथायराइड हार्मोन की मकदार कम हो जाती है ब्लड के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, इन एबनॉर्मली हाई कंसनट्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इन द ब्लड, जब हमारे पास हाइपर पैराथायराइड हार्मोन की मकदार ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। या सी नंबर, इन एबनॉर्मल हाई कंसनट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड, या हमारे पास एबनॉर्मली ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ हो जाए। या ऑप्शन नंबर डी, इन एबनॉर्मली लो कंसनट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड, या हमारे पास थायराइड हार्मोन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। तो हमें पता है कि हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर पैराथायराइड हार्मोन की मकदार ब्लड के अंदर एबनॉर्मली हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ एन एबनॉर्मली हाई कंसनट्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इन द। नाउ MCQs नंबर 15, गोट इज। गोट कौन सी बीमारी है, कंडीशन दैट ओनली इफेक्ट दोज हु आर 75 ईयर ऑफ एज, यानी गोट ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर 75 ईयर प्लस वाले जो लोग होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं, उनके अंदर सिप होती है। ऑप्शन नंबर बी, अ क्रोनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी और क्रोनिक कंडीशन है। ऑप्शन नंबर सी, इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। या ऑप्शन नंबर डी, अ हाईली इन्फेक्शन कंडीशन। तो इसके अंदर बेस्ट को हमने चॉइस करना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के हवाले से हेल्पफुल होगी। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।